Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 10th ICSE. I have taken Candid Biology 7th chapter Circulatory System Part 1, right? As you know already, what is circulatory system? All the higher multicellular animals where there is a complete division of labor से मतलब हर काम के लिए अलग अलग सेल्स और ऑर्गन्स डिफाइंड होते हैं. देयर इज एन एक्सटेंसिव पाइपलाइन सिस्टम, मतलब अलग ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, ये सारे सिस्टम होते हैं सर्कुलेट विच ट्रांसपोर्ट द सिग्नल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द नर्व्स. जो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन नर्व्स के जरिए होता है, और ब्लड का फ्लो ब्लड वेसल्स से होता है, लिम्फ का फ्लो लिम्फ वेसल्स में होता है. तो सिस्टम दैट हेल्प्स इन एक्सचेंजिंग मटेरियल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज वेल एज इन द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, जैसे हम वी टेक इन ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स से फिर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, किसके जरिए? ब्लड के जरिए. वही इसमें इन्वॉल्व है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. ऑल ह्यूमंस दे हैव द ब्लड. It's a very important amazing fluid is there that is circulating in our bodies. It's constitute distributive system to supply substances as well as collecting to pick up substances. इससे जो substances हैं body में distribute भी होते हैं और collect भी होते हैं. All parts of the body that help in transportation of various materials in the body collectively it is called cell. मतलब जो भी body में help है, जो भी transportation होता है चीज़ों का, डाइजेस्टेशन से, डाइजेस्टेड फूड का, इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी के पार्ट्स में सर्कुलेट करना, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स का पूरी बॉडी से निकाल करके किडनी के थ्रू फिल्टर करना, कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लंग्स में ले जाना, लंग्स से फिर हमारी बॉडी के बाहर निकालना. तो सर्कुलेटरी सिस्टम इट बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट. फ्लूइड मीन्स ब्लड एंड द लिम्फ दैट फ्लोज, एंड कंट्रोलिंग सेंटर मीन्स द पंपिंग ऑफ द हार्ट. Controlling center, heart pumps the blood it is present, and third thing, artery, the blood vessels and the lymph vessel, that is the path through which transport medium circulate. मतलब जिसके जरिए ब्लड जो है हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और लिम्फ वेसल से लिम्फ कलेक्ट होकर के बॉडी के जो बॉडी के टिश्यू फ्लूइड जो होते हैं, जो फिल्टर होने की वजह से बॉडी फ्लूइड में आ जाते हैं, उनको वापस लाना. तो फ्लूइड्स हमारे बॉडी में कौन कौन से होते हैं? 40 liters fluid is present in your body, that is fully grown up human. 25 liters that is intracellular fluid. मतलब हमारी बॉडी में जो फ्लूइड लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है वो 40 लीटर्स का होता है, और इसमें से 25 लीटर जो होता है वो क्या होता है? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड. इंट्रासेल्युलर फ्लूइड से मतलब जो फ्लूइड हमारे सेल्स के बीच में होता है. ये देखिए, जैसे ये हमारे सेल्स हैं, ये बॉडी, तो इन सेल्स के सेल्स ड्राई तो नहीं होते हैं, ये वेट होते हैं. तो वेट किससे होंगे? लिक्विड से होंगे. तो उन्हीं लिक्विड में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स सेल के बाहर, सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ये टिश्यू फ्लूइड होता है, जैसे ये जो ब्लू कलर में होता है, और ये ब्लड वेसल्स हैं, ये लिम्फ वेसल. तो ब्लड से जब हमारा प्लाज्मा फिल्टर होता है, सेल्स बात होते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इसमें हुआ, तो उसके बाद प्लाज्मा वापस जाता है. लेकिन वापस जाने में पूरा वापस नहीं आता है, कुछ इसमें वापस में रह जाता है जो कि सेलुलर फ्लूइड के रूप में प्रेजेंट है. तो उस सेलुलर फ्लूइड को कलेक्ट करने के लिए हमारा पैरेलल सिस्टम प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक सिस्टम, जिसके लिम्फ वेसल्स होते हैं. इस लिम्फ वेसल्स के जरिए ये फ्लूइड कलेक्ट होता है. It has various spaces in the body. Extracellular fluid that forms transport medium in 3 principal types. जो extracellular fluid है, blood, tissue fluid, lymph. Blood, that is the red color fluid present on circulating through the heart. मतलब जो arteries, veins और capillaries में जो fluid हमारा present होता है वो तो हमारा blood है. Arteries, blood flow from heart to the different parts of the body. Veins from different parts of the bodies back to the heart. कैपिलरीज दे कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स. कैपिलरीज जो होती हैं आर्टरीज और वेन्स को कलेक्ट करती हैं. टिश्यू फ्लूइड कलरलेस फ्लूइड होता है जो स्पेस बिटवीन सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जैसा कि मैंने अभी कहा, ये सेल्स के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ये होता है. एंड फ्रॉम दिस फ्लूइड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट बैग. तो इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल वापस जाता है. लिम्फ
इट इज अ फेंट येलो कलर्ड फ्लूइड। लिम्फ जो होता है लाइट येलो कलर का फ्लूइड होता है। इट कंटेन इन द लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फेटिक ऑर्गन जैसे स्प्लीन्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टिश्यू फ्लूइड एंटर्स दीज माइन्यूट चैनल्स। माइन्यूट चैनल्स कौन से? लिम्फ वेसल्स, वेयर इट इज कॉल्ड लिम्फ। जब ये चैनल्स में आ जाता है तब इसको हम लिम्फ कहते हैं, और वही टिश्यू फ्लूइड ही होता है। लिम्फ वेसल्स ऑन द वे वी आर लिम्फ नोड्स। लिम्फ वेसल्स जो कलेक्ट होकर के लिम्फ नोड्स फॉर्म करती हैं, लिम्फ नोड्स लिम्फ हार्ट में जाता है, और लिम्फ हार्ट एंटीरियर एब्डोमिनल वेन में वापस अपना कंटेंट प्योर करता है। वरना अगर फिल्टर होता जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम होता जाएगा, तो ब्लड का वॉल्यूम कम नहीं होता है, ये उस ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं। वेरियस लिम्फ वेसल्स यूनाइट टू फॉर्म टू lymphatic trunks, then they pour lymph into the nearby veins which open into the right auricle। तो जो भी पास में जो वेन होती है उसमें उसको कलेक्ट करके वापस कर देते हैं, जिससे कि राइट ऑरिकल में हमारा ब्लड जो जाता है पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर के राइट ऑरिकल में ब्लड जाता है। तो लिम्फ अगेन इन जनरल सर्कुलेशन, जिससे कि लिम्फ जो है वापस अपने सर्कुलेशन में आ जाता है, जिससे कि ब्लड का वॉल्यूम कम नहीं होता है। लिम्फ कंटेन्स ओनली WBCs, इसमें सिर्फ लिम्फोसाइट व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। नो ब्लड प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट इन, इसमें ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होते। RBCs आर ऑल्सो एबसेंट एंड हेंस नॉट रेड। तो RBCs एबसेंट होते हैं क्योंकि ब्लड का रेड कलर सिर्फ RBCs की वजह से होता है। लिम्फ का न्यूट्रिशन दोज पार्ट्स वे द ब्लड कैन नॉट रीच, लिम्फ से उस पार्ट्स में न्यूट्रिशन जाता है जहां पर कि ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तो उस जगह लिम्फ के जरिए वहां पर न्यूट्रिशन जाता है। और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स दे डिफेंड अवर बॉडी रिमूविंग बैक्टीरिया फ्रॉम द टिश्यू। जैसे लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स जो होती हैं ये क्या वाइट ब्लड सेल्स के पार्ट्स होते हैं, तो ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं, बैक्टीरिया और अदर चीज़ें। ये आपको हमने बताया है, ये ब्लड वेसल्स, ये लिम्फ वेसल्स, ये आपके हमारे बॉडी सेल्स हैं, और ये है टिश्यू फ्लूइड। ठीक है। सो दीज थ्री प्रिंसिपल फ्लूइड्स दे आर इंटरकन्वर्टिबल, ये आपस में एक दूसरे में इंटर सोर्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड as they circulate throughout their body, respective vessels and interstitial spaces। interstitial spaces मतलब सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम interstitial space कहते हैं। अब हम आते हैं ब्लड पर। ठीक है। ब्लड इज ब्राइट रेड कलर व्हेन ऑक्सीजनेटेड एंड डार्क रेड व्हेन डीऑक्सीजनेटेड। जब ब्राइट रेड कलर ऑक्सीजनेटेड होता है और डार्क रेड होता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड फ्लूइड होता है। इट फॉर्म्स 8 to 10% ऑफ द बॉडी वेट। जो हमारा बॉडी वेट होता है उसका 8 से 10% तक होता है वर्टिब्रेट्स में। इट इज सॉल्टिस इन टेस्ट, ये सॉल्टिस होता है। स्लाइटली अल्कलाइन, pH 7.4 के करीब होता है। हैवियर देन वाटर, पानी से ये भारी होता है। विस्कस स्टिकी फ्लूइड, ये विस्कोसिटी होती है इसमें, और स्टिकी होता है। इट ऑलवेज कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग, ये हमेशा सर्कुलेट होता रहता है ब्लड वेसल्स में। हार्ट पंप्स ब्लड इनटू आर्टरीज, हार्ट जो ब्लड पंप करता है आर्टरीज में, दैट कैरी टू द वेरियस ऑर्गन, उससे जो है डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लड जाता है। एंड आफ्टर एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स विद द ऑर्गन्स इट इज रिटर्न बैक टू द हार्ट थ्रू वेन्स, और एक्सचेंज मटेरियल होने के बाद वेन्स के थ्रू ये वापस हार्ट में जाता है। इट इज रिक्वायर्ड बाय एवरी बॉडी ऑर्गन्स एंड सिस्टम, ब्लड की जरूरत है हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को और हर सिस्टम को इसकी जरूरत पड़ती है। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो उसमें जो हम खाना खाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स दैट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू एवरी बॉडी सेल्स थ्रू द बॉडी। तो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं इसके जरिए। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब फ्रॉम द लंग्स इज कैरीड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन जो हम लंग्स में एक्सचेंज ब्लड के थ्रू होता है वो भी हमारे पूरी बॉडी के एक एक सेल्स को जरूरत पड़ती है। और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्टेड फ्रॉम द एंटायर बॉडी हैज टू बी कैरीड टू द लंग्स फॉर गिविंग इट आउट। और जो हमारे बॉडी सेल्स ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू कलेक्ट होकर वापस लंग्स में जाती है, जिसको कि हम रेस्पिरेशन के समय अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू द किडनीज फॉर फिल्ट्रेशन। जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी किडनी में फिल्टर होते हैं और यूरिन फॉर्म करते हैं। और इसमें हार्मोन्स का सर्कुलेशन जो होता है बॉडी में वो भी ब्लड के थ्रू होता है। जैसा कि आप जानते हैं ए फुली ग्रोन अप मैन इट हैज़ 5 to 6 लीटर ब्लड। एक फुली ग्रोन अप मैन में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। वुमेन में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड जैसे साइनोवियल फ्लूइड ये कैविटी स्केलेटल जॉइंट्स में होता है। एक्वस, विट्रस ह्यूमर
जो ये हमारे आई में होता है, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर रेटिना के आगे और लेंस के पीछे, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ जो हमारे ईयर में होता है, इंटरनल ईयर में होता है, and the science which deals with the study of blood, that is called hematology. What is hematology? Hematology is the branch of science which deals with the study of blood. हम किसको hematology कहते हैं? Hematology is the branch of science which deals with the study of blood. It is called hematology. ठीक है? Oxyhemoglobin is an unstable ब्राइट रेड कंपाउंड फॉर्म बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीहीमोल अनस्टेबल कंपाउंड होता है. जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ब्लड हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंपाउंड फॉर्म करता है, और जब हमारे ऑर्गन्स में जाता है तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के उसमें सेल्स हमारे यूटिलाइज करते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं. डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज द हीमोग्लोबिन दैट इज गिवन अप द ऑक्सीजन. डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब जो ऑक्सीजन मतलब डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन जब हमारे सेल्स में रीच होता है तो ऑक्सीजन उससे अलग हो जाती है, तो वो डीऑक्सी में हो लेते हैं. उसके बाद वो जो ऑक्सीजन जो है हमारे फूड को, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है, एनर्जी देती है, और उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बिनो हीमोग्लोबिन, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर अगेन हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होता है. कार्बिनो हीमोग्लोबिन अनस्टेबल कंपाउंड बढ़ता है, और फिर जब लंग्स में आता है तो वही कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक हो जाते हैं, जिससे कि हम जब एक्सेल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारी निकलती है और हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है. और हीमोग्लोबिन फिर जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन कंबाइन होती है उससे. People living at the height of 4,000 meters and above, they increase their RBCs nearby 30%. जो 4,000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पे लोग रहते हैं उनमें RBCs की संख्या नॉर्मल से 30% ज्यादा होती है. नाउ वी कम टू द कंपोजिशन. अब हम कंपोजिशन. ब्लड के मेन पार्ट प्लाज्मा. प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, फॉर्म सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं जो प्लाज्मा. और इसके अलावा आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, दे आर फ्लोटिंग इन द प्लाज्मा. Red blood cells, white blood cells, platelets, they float, and the liquid part is the plasma. तो plasma, it is the liquid portion of the blood. जो liquid होता है, slightly yellow colored, alkaline in nature. 50 to 60% of the total blood जो है वो plasma होता है. Sticky, slightly heavier than water. 90 to 95% प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर. मतलब प्लाज्मा में जो 90 से 92% तक जो होता है वो वाटर होता है, और 7 to 8% जो रिमेनिंग चीज़ें होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, और अदर सब्सटेंसेस ट्रेसेस के फॉर्म होते हैं. इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट है. और इसमें प्लाज्मा में इसमें जैसे प्रोटीन, जैसे एल्ब्यूमिन्स है, ग्लोबिन्स है, फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, यूरिया, यूरिक एसिड है, अमोनियम सॉल्ट्स हैं, हार्मोन्स हैं, गैसेस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन है. ये सब चीज़ें बाकी 7 to 8% ब्लड के प्लाज्मा में होती हैं. ठीक है. अगर इस प्लाज्मा को हम आप ब्लड का आप एक कंपोजिशन देखिए, ब्लड है, प्लाज्मा 56% होता है, और ब्लड सेल्स जो 42 से 45% तक होता है. इसमें एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं. ये 2 लाख से 1 2 3 4 5 100,000 10,000 2 लाख से 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब में होती हैं. ये डब्ल्यूबीसी 5,000 से 9,000 पर मिलीमीटर क्यूब में होती हैं, और जो आरबीसी जो होती हैं ये सबसे ज़्यादा होती है, ये 5 लाख to 5.4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब में पाई जाती हैं. एरिथ्रोसाइट्स, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. प्लेटलेट्स, दे हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. और जो ल्यूकोसाइट, दे हेल्प इन द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन. हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करती हैं. ल्यूकोसाइट एक ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट. एक ग्रैन्युलोसाइट मतलब जिसका साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर होता है उसको ग्रैन्युलोसाइट, जिसमें ग्रैन्युल्स एब्सेंट होते हैं उसको हम एक ग्रैन्युलोसाइट. एक ग्रैन्युलोसाइट मोनोसाइट्स जैसे 8%, लिम्फोसाइट्स 20 to 23%, और ग्रैन्युलोसाइट्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स. ये एसिडोफिल्स 1 to 2% होती हैं, बेसोफिल्स 0.5%, और न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो 70% तक होती हैं. अच्छा, अदर सब्सटेंस जो प्लाज्मा में पड़े होते हैं, जैसे आपको बताया फूड है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, हार्मोन्स होते हैं. 90% तो वाटर होता है. ब्लड प्रोटीन जो 7 to 8% होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, एंटीबॉडीज. सॉल्ट्स होते हैं इसमें, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, फॉस्फेट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन. ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती. तो दिस इज एट ए ग्लांस द समरी व्हाट द ब्लड कंटेन्स.
अब ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं जो मेन, अब देखिए, ब्लड से ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो मिनरल सॉल्ट होते हैं, हमारे बॉडी को ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जैसे थे आरबीसी का 3% ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी सेल्स ट्रांसपोर्टेड डिसॉल्व इन द प्लाज्मा। रेस्ट इज ट्रांसपोर्ट बाय मीन्स ऑफ ब्लड वेसल, जो कि प्लाज्मा सिर्फ 3% करता है। 97% जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आरबीसी के जरिए हीमोग्लोबिन से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वही हीमोग्लोबिन कॉम्बिनेशन जो कार्बन हीमोग्लोबिन करके कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट किडनी में ले जाकर के उसको फिल्टर करते हैं, एलिमिनेशन। हार्मोन्स, ये बॉडी से एंडोक्राइन ग्लैंड से डायरेक्टली ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट, जैसे ब्लड डिस्ट्रीब्यूट द हीट कीपिंग द टेम्परेचर बॉडी कांस्टेंट, जैसे स्वेट होता है, स्वेट निकलता है तो उससे हमारी बॉडी कूल होती है, टेम्परेचर। होमोस्टेसिस मीन्स मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट, जिससे कि हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस प्रॉपर्ली हो सके। दैट हेल्प्स, ब्लड हेल्प्स टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेडी बाय मेंटेनिंग डिफरेंट सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन कांस्टेंट अमाउंट। जितने भी सब्सटेंसेस है उनको प्रॉपर स्टेट में मेंटेन करना, जिससे कि हमारे सारे बॉडी ऑर्गन के फंक्शंस अच्छी तरह से कैरी आउट हो सके। प्रोटेक्शन, इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग क्लॉट वेयर एवर इट इज कट, जैसे कहीं भी चोट लग जाती है तुरंत क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि प्रिवेंट फॉर द ब्लड का लॉस ना हो और एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स ना हो। इसके अलावा जो सेलुलर एलिमेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट में होते हैं, 40 to 45% ब्लड फॉर्म जो होते हैं प्लाज्मा में, वो होते हैं आरबीसीज जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज जिनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और ब्लड प्लेटलेट जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आरबीसीज या ब्लड रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं। ये ब्लड आरबीसी जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, मेजर 7.7 मिली माइक्रोन मीटर इन डायमीटर, बाइकॉन्केव, यू नो वेरी वेल। डिस्क लाइक डीन्यूक्लियोटाइड, इनका न्यूक्लियस मैच्योर में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मैमिलियन ब्लड है आरबीसी, दे आर मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ कार्पस। ये आप देख रहे हैं रेड ब्लड सेल, ये जो है ये जस्ट ये आरबीसीज होते हैं। 3 types of blood, 5 to 5.4 million per millimeter cube in the blood of a man, and 4.5 millimeter per million per mm cube in the blood of the woman. Young immature RBCs contains nucleus and mitochondria, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अदर, बट ड्यूरिंग मैचुरेशन, मतलब जब यंग होता है तब तो इसमें न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया सभी होते हैं, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो दे ऑर्गन डिसअपियर टू एकोमोडेट, जिससे कि उसको स्पेस मिले ज़्यादा हीमोग्लोबिन के लिए, एंड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। एंड स्मॉल साइज कॉन्केविटी ऑन आइदर साइड ऑफ द सेल्स प्रोवाइड मोर सरफेस, जो कॉन्केव सेल्स होते हैं तो इसको मोर सरफेस एरिया मिलता है, जिससे कि इसका ऑक्सीजन ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। एंड स्मॉल साइज ऑफ दिस एनेबल्स देम टू पास थ्रू वेरी नैरो, और छोटा सेल जिससे कि पतली पतली कैपिलरीज के अंदर से ये पास हो सके। Erythrocytes, they are red in color due to the presence of respiratory pigment hemoglobin. इसमें hemoglobin Hb, that is a hemoglobin. So it is present in the colorless spongy body or stroma of the RBCs. Spongy body में होता है. Hematin, iron containing pigment. Globin is a protein और hematine iron pigment होता है. तो hemoglobin it has a great affinity for, मतलब इससे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, फॉर्म्स एंड उसके बाद अनस्टेबल कंपाउंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है ऑक्सीजन से कंबाइन करके, और डिसोसिएट्स, मतलब उसके बाद जैसे हमारे सेल्स में जाती है तो ये ऑक्सीजन को अलग करता है, बॉडी टिश्यूज ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसको कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूम करने के बाद इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के कार्बिनो हीमोग्लोबिन HbCO2 बनाते हैं। जब ये HbCO2 बनाते हैं तो इसमें तो फंक्शन मेन एरिथ्रोसाइट से क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हीमोग्लोबिन साइटोप्लाज्म से ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी ऑर्गन से बॉडी सेल्स तक ले जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी सेल्स से वापस लंग्स तक ले जाना, जहाँ की लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन के थ्रू उसको हम बाहर निकाल सकें। अब फॉर्मेशन ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, 1% आरबीसीज दे आर प्रोड्यूस डेली इन अवर बॉडी एंड द सेम नंबर इज बर्न आउट। 1% आरबीसीज डेली हमारे डिस्ट्रॉय होते हैं और उतने ही रोज नए बनते भी हैं। इन एडल्ट एर्थ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस इन द रेड बोन मैरो लॉन्ग, ये हमारे रेड बोन मैरो में लॉन्ग बोन्स में बनते हैं, स्पेशली रिब्स हैं, ब्रीस्ट बोन्स हैं, इलियम, हिप ऑफ बोन्स हैं,
एम्ब्रियो सैक हैं, दे आर प्रोड्यूस इन लिवर एंड स्प्लीन। आरबीसीज का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लिवर में और स्प्लीन में होता है। ड्यूरिंग मैचुरेशन एरिथ्राइट्स इन मैमल्स लूज देयर न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म। मैच्योर होने पर ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मेन फंक्शन रेस्पिरेशन, अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा तो ये ऑक्सीजन खुद कंज्यूम करेंगे, अगर कंज्यूम करेंगे तो फिर ये ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे सेल पे? तो तब तक जाते जाते ये खुद ही कंज्यूम कर लेंगे, तो जो डिस्टेंट पार्ट बॉडी के उसमें हमको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। न्यूक्लियाई एब्सेंट होता है जिससे कि ज़्यादा स्पेस मिल सके उसको अकोमोडेट होने के लिए। सो ड्यू टू लॉस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ लाइफ ऑफ इज रिड्यूस्ड। न्यूक्लियस होता है 120 डेज इनका लाइफ स्पैन, इसीलिए 120 डेज होता है, तभी ये जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और वर्न आउट एरिथ्रोसाइट दे आर डिस्ट्रॉयड इन द लीवर, लीवर में डिस्ट्रीन होते हैं। जो डिस्ट्रीन होते हैं तो वर्न आउट सेल्स वो हमारे बॉडी में जो लीवर है वो सिक्रीट करता है, क्या करता है सिक्रीट, जो हमारे कलेक्ट होता है, जो ये हमारे लीवर के सेल्स में होता है, ये आपके जो गॉल ब्लैडर सिक्रीट करता है। गॉल ब्लैडर में क्या कलेक्ट होता है? बाइल जूस। तो जो बाइल जूस है ये लिवर के, ये आरबीसीज का वर्न आउट फैक्ट होता है। आयरन जो प्रेजेंट होता है, आयरन नए आरबीसीज बनाने के काम में आ जाता है। स्प्लीन और बोन मैरो में आयरन पास स्टोर्ड इन द लिवर सेल्स वेयर द रेस्ट इज एक्सक्रीटेड एज बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन एंड बिलिन। ये देखो दिया कि लिवर सेल्स में जो इसको सेक्रेट करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि iron has 250 times more affinity as compared to CO2O2 and a stable carboxyhemoglobin. सो जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है स्टेबल कंपाउंड बनाता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड से हीमोग्लोबिन ब्लॉक हो जाता है, वो स्टेबल है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। इन्फेंट्स में जो होते हैं लार्जर नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट 6 to 7 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड होते हैं। आरबीसी काउंट इज लोअर्ड बाय 5% ड्यूरिंग स्लीप। RBC count increases during physical activity, pregnancy and smooth hair. Increase in RBC count is called polycythemia and decrease in RBC count is called erythropenia. Loss of nucleus makes erythroids biconcave. जो nucleus होता है इसी से इनका shape biconcave होता है and increases surface area for oxygen for absorption of, जो biconcave shape होता है ये ऑक्सीजन के absorption को easy करता है, more efficient होता है। और लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ एरिथ्रोसाइट मेकिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। भाई अगर माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजन ये वहीं कंज्यूम कर देंगे, तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे कर पाएंगे? इट ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी सेल। चिल्ड्रन आरबीसीज आर प्रोड्यूसिंग बोन मैरो ऑल द बोन्स टिल 6 ईयर, और 6 ईयर्स के बाद फिर इनका लॉन्ग बोन्स में ही इसका फॉर्मेशन होता है। अब हम आते हैं डब्ल्यूबीसी, दैट द वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ल्यूकोसाइट्स इन जनरल दे आर अमीबॉइड विदाउट एनी डेफिनेट न्यूक्लियस, न्यूक्लिएटेड कार्बोसल्स। दे आर फैगोसाइटिक मींस एनगल्फ, फैगोसाइटिस का मतलब क्या होता है? एनगल्फ द फॉरेन एंड वर्न आउट स्ट्रक्चर, इसीलिए स्क्वेंजर्स कहते हैं। दे एनगल्फ द वर्न आउट टिश्यूज। अब सो जो कि उसको वर्न आउट टिश्यूज को खा लेते हैं, एनगल्फ करते हैं, इसीलिए उनको सोल्जर्स कहते हैं। दे कैन एक्यूमुलेट एट द साइट ऑफ इंजरी एंड फाइट विद द इन्वेडिंग मदर। जहाँ भी हमारी चोट लगती है तो वहाँ पर ये इन्वेट करते हैं और माइक्रो जो भी कोई इन्फेक्शन आता है तो उसको ये रिड्यूस कर देते हैं। ल्यूकोसाइट्स they are found 5000 to 9000 per millimeter cube. They are produced either in the bone marrow or in the lymphoid tissues. या तो ये बोन मैरो में फॉर्म होते हैं या लिम्फॉइड टिश्यूज में। एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज इन नंबर ल्यूकोसाइट, दैट इज अगर बहुत ज़्यादा इनका नंबर हो तो उसको हम कहते हैं ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर होता है। दे डिक्रीज इन द नंबर ऑफ, दे डिक्रीज इन नंबर, जब इनका नंबर कम हो जाता है तो उसे वो कंडीशन ल्यूकोपीनिया कहलाती है, और जब इनका नंबर बढ़ जाता है तब वो कंडीशन ल्यूकेमिया कहलाती है। टाइप्स ऑफ ल्यूकोलाइज, ए ग्रैनुलर, ग्रैनुलर मतलब अगर साइटोप्लाज्म में ग्रैनुलर प्रेजेंट है तो वो ग्रैनुलर होगा, नहीं ग्रैनुलर से एब्सेंट है तो वो ए ग्रैनुलर होता है। ए ग्रैनुलोसाइट्स ल्यूकोसाइट, साइटोप्लाज्म इज नॉट ग्रैनुलर अपीयरेंस, सो दे प्रोड्यूस इन लिम्फ नोड्स। ये लिम्फ नोड्स स्प्लीन और लिम्फॉइड टिश्यूज में होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट्स का काम बेसिकली क्या होता है? दे आर फैगोसाइटिक मीन्स दे आर द लार्जेस्ट साइट। ये इसमें न्यूक्लियस बड़ा होता है, 12 to 12 मिक्रोन डायमीटर, 3 to 8%, जो 3 से 8% टोटल डब्ल्यूबीसी का होता है। अमीबॉइड सेल्स किडनी शेप, ये देखिए किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। ये बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। दे एनगल्फ फॉरेन बॉडीज एज वेल एज वर्न आउट, जो वर्न आउट टिश्यूज होते हैं उसको खाते हैं। और जो ये लिम्फोसाइट्स होते हैं दे आर, इनका न्यूक्लियस राउंड शेप का होता है, दे हैव वेरी लार्ज न्यूक्लियस। सो ये क्या, देयर अमाउंट फॉल्स
दे फिल्स द होल ऑफ द, सो दे फॉर्म, ये 20 से 23% अमाउंट होता है इनका टोटल का, जबकि मोनोसाइट्स का 3 to 8% होता है. दे आर प्रोड्यूस इन स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स. they are not phagocytic but they produce antibodies that provide immunity against. तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं. और फेगोसिटिक इन नेचर कौन से होते हैं? वो मोनोसाइट्स होते हैं. अच्छा, ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, जब हमारे साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट ग्रैनुलर होते हैं, तो वो ये 3 तरह के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल. एसिडोफिल्स जो होते हैं, they are about 1 to 2% of the nucleus. Their cytoplasm is alkaline in nature. Acidophils, they are bilobed nucleus. They are producing in bone marrow. Their function is to engulf. इनका function जो बैक्टीरिया को खाना होता है. एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं. बेसोफिल्स जो होते हैं ये 0.5% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट्स होते हैं. साइटोप्लाज्म एसिडिक होते हैं, बेसिक स्टेन्स न्यूक्लियस होते हैं. दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो. सो दे रिलीज केमिकल्स, हिस्टामाइन्स और इन्फ्लेमेशन, फॉर इन्फ्लेमेशन दैट डायलेट्स द ब्लड वेसल्स, ये इन्फ्लेमेशन को यूज़ करते हैं. और न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये 70% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट्स होते हैं. इनका साइटोप्लाज्म इज न्यूट्रल. तो न्यूक्लियस जो होता है ये मल्टी लोब्ड होता है. इसमें बाइलोब्ड एसिडोफिल्स, बेसोफिल में ट्राइलोब, और इसमें मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं. दे आर फाइगोसाइटिक एंड प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो. तो मेन फंक्शन ल्यूकोसाइट, defense against diseases and invaders in the most essential function of leukocyte. They perform the following function. पहले इनका function main phagocytic means they engulf the particles like solid substance such as bacteria, worn out cells. तो main phagocytic as a pathogen इनका काम होता है, means they protect our body against diseases. They have the property to squeeze out. जैसे ये ब्लड का ब्लीज है तो इससे ये निकल करके भी ये बाद में मर करके वापस अंदर चले. फॉरेन बॉडीज है उसको किल करेंगे और किल करने के बाद ये वापस उसके जैसे बॉडीज होते हैं तो इसके बाहर ये देखिए यहाँ से निकले फॉरेन बॉडीज हैं, उनको अपने अंदर किया, यहाँ से उनको डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद वापस सेल्स के अंदर आ गए. तो दे किल्ड ल्यूकोसाइट डेड वर्न आउट सेल्स. और जो वुंड जो पस बनता है वो एबनॉर्मल इंक्रीज इन डब्ल्यूसी से इंडिकेट्स काउंट सम इन्फेक्शन. तो पस जो होता है ये होता है जो एंटीबॉडीज, ये जो फॉरेन बॉडीज हैं और इन दोनों में झगड़ा लड़ाई होता है, कौन जीतेगा. अगर ये बॉडीज जीतती हैं तो हम लोगों को डिजीज नहीं होती, अगर फॉरेन बॉडीज जीतते हैं तो हम लोग डिजीज होते हैं. तो जब चोट लगती है जो पल्स बनता है तो इसमें ये मरे हुए सेल्स होते हैं, डाइड सेल्स होते हैं पल्स के. और फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज और टॉक्सिन, जब लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं तो जिससे कि एंटीबॉडीज पैथोजन से प्रोटेक्ट करते हैं हमारे डिजीज से. एसिडोफिल और बेसोफिल दे एंटीटॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, उसका टॉक्सिक इफेक्ट, जिससे कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट हो जाते हैं. इसके अलावा दे प्रोड्यूस पॉइजनस सब्सटेंसेस, टॉक्सिन्स, एंटीबॉडीज एज एंटीटॉक्सिन टू न्यूट्रलाइज, डिटॉक्सिफाई. रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, दैट इज इम्यूनिटी पावर. इन्फ्लेमेशन, इंक्रीज लोकल हीट जैसे रेडनेस, स्वेलिंग, पेन ड्यू टू रिएक्शन ऑफ द टिश्यू टू इंजरी, लोकलाइज्ड इन्वेजन जैसे जर्म्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन होते हैं. तो यहाँ पर डब्ल्यूबी से जो मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो डायबिटिस के थ्रू अपने बॉडी को जो है इन्फेक्शन, जो दे फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग जर्म से फाइट करते हैं. और जो ब्लड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट साइज ब्लड कार्पसल, 2 lakh to 3 lakh per milliliter cube of the blood they are present, and their size is over 3 to 4 micron in diameter. They are denucleated, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, and they are also produced in red bone marrow. इनका लाइफ स्पैन 2 से 5 दिन होता है. WBC का लाइफ स्पैन 10 to 12 days का होता है. They are red bone marrow, some giant cells, they are megakaryocytes. तो इनका लाइफ स्पैन 3 to 5 days होते हैं, and they are mainly destroyed in the spleen. इसका नहीं दिया हुआ है, WBC इसका 10 से 12 दिन होता है लाइफ स्पैन. फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट, ब्लड प्लेटलेट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हो, जैसे ब्लड प्लेटलेट डिसइंटीग्रेशन प्रोड्यूस ए केमिकल थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोकाइनेस इनिशिएट द चेन ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग दिस. ब्लड इज द रिवर ऑफ लाइफ, ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है. एवेल्युएटिंग वेरियस फंक्शंस ऑफ ब्लड, in nutshell we can say that blood is the river of life. क्यों? All the necessities of life are distributed to various body parts and harmful substances are removed from them by the way of blood that keeps on flowing like a river in the body. See, this is the answer why blood is called the river of life, because all the necessities of life are distributed to various body parts and harmful substances are removed from them
by a way of blood that keeps on flowing like a river in the body. जैसे रिवर नदी बहती है उसी की तरह जैसे ब्लड हमारी बॉडी में कंटिन्यूस फ्लो करता है और फ्लो करने के साथ साथ वो हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, इसीलिए उसको कहते हैं ब्लड इज द रिवर ऑफ लाइफ. और hemopoiesis means production of blood corpuscle, that is called hemopoiesis, and the tissue that produces these blood corpuscle, it is called जो टिश्यूज जो ब्लड कार्पल्स को प्रोड्यूस करते हैं, दे आर कॉल्ड hemopoietic tissues. I hope it's able to clear. Now we come to the blood clotting or coagulation. See, clotting or coagulation of blood is a great biological value for the survival of animals. When the blood vessels is injured, a blood clot forms at the site of injury. This acts as a plug, thereby sealing the ruptured blood vessel. It stops bleeding and prevents loss of vital body. A decrease in the capacity of the blood to clot leads to profuse and fatal hemorrhages even if the injury is slight. जब हमें कहीं भी चोट लग जाती है एनिमल, तो ब्लड जो कट जाते हैं, कट्स लगते हैं, तो उससे ब्लड फ्लो होता है. उस ब्लड फ्लो को तुरंत बंद होना चाहिए. उसी को हम कहते हैं इट हैज़ टू बी प्लग्ड, यानी कि उस ब्लड फ्लो को हमें बंद करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारी बॉडी का ब्लड निकल जाएगा और हमारी जो कैपेसिटी है ब्लड की वो कम हो जाएगी. तो डिक्रीजिंग कैपेसिटी इट इज़ नेसेसरी. अगर हमारी बॉडी से ब्लड ज़्यादा निकल जाता है तो बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है. उस स्थिति में डायरेक्ट हमको ब्लड की ज़रूरत होती है. सो इंजरी स्लाइड पे बना होना बहुत ज़रूरी है. तो ब्लड क्लॉट कैसे फॉर्म होता है? केमिकल रिएक्शंस होते हैं टेकिंग प्लेस इन द वेरियस अमाउंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, दैट वी कैन डू इट लाइक दिस. देखिए, फर्स्ट स्टेप, when at the site of thrombokinase called thromboplastin is released by distinguishing of blood platelets and injury. जैसे ही हमें चोट लगती है तो ब्लड फ्लो होता है, तो जो ब्लड फ्लो होता है वो एयर के कांटेक्ट में आता है. जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो उससे थ्रोम्बोप्लास्टिन इंक्रीज होता है, जो कि थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम से होते हैं, वो रिलीज करते हैं थ्रोम्बोकाइनेज. जैसे ब्लड प्लेटलेट्स हैं, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम सीक्रेट हुआ. जिस थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो इंजर्ड होते हैं वो थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज एक ही चीज़ है. वो थ्रोम्बोकाइनेज सीक्रेट हुआ, डिसंगेशन ऑफ ब्लड का. फिर ये थ्रोम्बोकाइनेज एक्ट्स एज एन एंजाइम ऑन कैल्शियम आयन. तो ये थ्रोम्बोकाइनेज एज ए कैल्शियम आयंस, जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो एक्ट करते हैं एंजाइम की तरह, जिससे कि प्लाज्मा कन्वर्ट इनटू एक्टिव प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन इनटू एक्टिव फॉर्म कॉल्ड थ्रोम्बिन. हमारे ब्लड में जो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होता है उसको एक्टिव स्टेट में लाने के लिए थ्रोम्बिन, यानी कि सेकंड, पहले हमारा स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमारा थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन सीक्रेट हुआ, फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में इस कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन जो हमारी ब्लड में इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होता है उसको एक्टिव स्टेट में, एक्टिवेटेड स्टेट थ्रोम्बिन में चेंज करता है. थर्ड स्टेप में यही थ्रोम्बिन जो एक्टिव स्टेट में होता है, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन हमारे सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको इनसॉल्युबल फॉर्म फाइब्रिन में चेंज करता है थ्रोम्बिन प्रोटीन. ये थर्ड. और फोर्थ स्टेज में जो थ्रोम्बिन इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है पॉलीमराइज होकर के फाइबर्स बनाता है, जो नेटवर्क ऑफ फाइबर्स बनते हैं. फिर उसमें ब्लड पार्टिकल्स एंटेंगल्ड हो जाते हैं और क्लॉट फॉर्म. और ये क्लॉट फॉर्मेशन जो होता है ये 2 से 5 मिनट के अंदर मैमल्स में बनता है, ह्यूमंस में भी. वही देखिए, थ्रोम्बोकाइनेज एक्ट्स एज एन एंजाइम एंड कैल्शियम आयंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा कन्वर्ट इनएक्टिव थ्रोम्बिन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन. दिस लेट्स कैल्शियम एंड प्लाज्मा. थर्ड स्टेप में क्या होता है, सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करता है विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन एक्ट्स एज एन एंजाइम, मतलब थ्रोम्बिन ही जो है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करता है. अब इसके बाद फाइब्रिन पॉलीमराइज होकर के प्रोटीन फाइबर्स बनते हैं. इस पॉलीसिन जो फाइब्रिन थ्रेड्स बन गए, अब फाइन नेस नेटवर्क लाइक थ्रेड बना. अब इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हमारे ब्लड कार्पल्स एंटेंगल्ड होते हैं और क्लॉट बनने के बाद देखना पीला रस, ये जो लाइट येलो कलर फ्लूइड बाहर निकलता है. क्लॉट इज फॉर्म दैट इज विद इन 2 to 6 minutes and soon the formation of clot starts contracting and squeeze out. तो जो स्क्वीज आउट, जो क्लॉट फॉर्मेशन में जो हमारे ब्लड कार्पल्स एंटेंगल्ड होते हैं उसका जो प्लाज्मा होता है वो हमारे क्लियर लिक्विड की तरह फ्लोड आउट होता है, जिसे कि हम सीरम कहते हैं. तो सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड दे आर कॉल्ड एंटीकोगुलेंट. तो जैसे सोडियम ऑक्सलेट है, सोडियम नाइट्रेट है, ये एंटीकोगुलेंट है.
इन आवर बॉडी हिरोडिन है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स में, रीचेस में प्रेजेंट एंटीकोगुलेंट, ये ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देते हैं। और विटामिन के, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन के इज एसेंशियल सिंथेसिस प्रोथ्रोम्बिन and fibrinogen proteins in by the liver cells. So these proteins they are essential, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन के तो ब्लड क्लॉटिंग हो ही नहीं सकती। एंड वाई डज ब्लड नॉट क्लॉट विद इन द ब्लड वेसल्स? ब्लड वेसल्स में क्यों नहीं क्लॉट होता है? क्यों? क्योंकि उसमें एंटी कोगुलेंट मटेरियल एंटी थ्रोम्बिन हिपेरिन प्रेजेंट होता है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिपेरिन blood does not allow the formation of thrombokinase within the blood. थ्रोम्बोकाइनेस, जब ब्लड एयर के कांटेक्ट में आता है तब ये थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं। अब जैसे ब्लड ब्लिस्टर, जो ब्लड ब्लिस्टर्स जो फॉर्म्ड होते हैं विदाउट द ब्लड कमिंग इन कांटेक्ट विद इट, जब ब्लड कौन लेते हैं तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू इंजरीज लाइक शार्प पिन, जैसे कस के आप किसी को पिंच कर लें तो स्किन डज नॉट ब्रेक, तो उसमें काला निशान जो पड़ जाते हैं ब्लड के। फिर उसमें क्या होता है, वो ब्लड फ्रॉम विच फाइब्रिन हैज बीन रिमूव्ड, दैट इज डिफाइब्रिनेटेड ब्लड, सो इट कंसिस्ट ऑफ सीरम एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स डज नॉट क्लॉट। तब उसमें क्या होता है, टेक सम ब्लड इन द टेस्ट ट्यूब, योर क्लॉट कैन बी सीन, कोगुलेटेड ब्लड, the serum will squeeze out from the clot and collect it as well. Platelets, they play very low count, coagulation blood occurs very slowly and it leads to hemorrhage, जिससे कि हमारे चोट लग जाती है। हीमोफिलिक पर्सन क्या होता है? हीमोफिलिक पर्सन दे फेल्स टू क्लॉट ब्लड। हीमोफिलिक पर्सन में ब्लड कोगुलेशन की जो रेट होती है वो होती है 24 से 48 घंटे, 1 से 2 दिन लगते हैं, और 1 से 2 दिन में तो बॉडी का पूल ऑफ रेट बाहर हो जाएगा, तो इसलिए जो ब्लड होते हैं उसमें होते हैं। अब ब्लड ट्रांसफ्यूशन और ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इट बिकम्स नेसेसरी टू गिव ट्रांसफ्यूशन ऑफ द ब्लड टू पेशेंट टू कॉम्बैट, जो हमारे पेशेंट एक्सीडेंटल केसेस होते हैं तो उसके लिए जब ब्लड बहुत ज़्यादा सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें हमें ब्लड हमको देना पड़ता है। सो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ब्लड, दैट इज कॉल्ड द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू द वेन ऑफ अनदर and that appears to have been attempted in Europe as early in 17th century. But before the discovery of the blood group, blood transfer frequently resulted in patients' death. भाई पहले हमको ब्लड ग्रुप की जानकारी, तो कॉर्ड लैंडस्टेनर हु डिस्कवर्ड दैट द ब्लड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट केमिकली क्लम्पिंग ऑफ ब्लड वेसल, जब ब्लड वेसल्स में क्लम्पिंग हो जाती है, एग्लूटिनेशन हो जाता है तो ब्लड फ्लो नहीं करता है, तो लैंडस्टर ने हमको रिकग्नाइज किया ब्लड कि ब्लड जो है, ब्लड में 2 तरह के एंटीजेंस होते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, और 2 टाइप्स की एंटीबॉडीज होती हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। सो एंटीजेंस आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, एंटीजेंस आर the antigens are present on the plasma of RBCs, whereas antibodies are present in the plasma। मतलब जो होते हैं एंटीजन जो आरबीसीज की सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं, और एंटीबॉडीज जो हैं वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। तो जो आरबीसीज हैं इंडिविजुअल may pass from either antigen A or antigen B or both the antigens or none of them। तो वो जो प्लाज्मा वाला या तो एंटीजन A होगा या B होगा या दोनों होंगे या कोई भी नहीं होगा। इस तरह, इस बेसिस पे जो है ब्लड को हम क्लासीफाई करते हैं। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजेंस विच डिटरमाइंस द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज इन द ब्लड। अगर एंटीजेंस और एंटीबॉडीज दे कैन नॉट को एग्जिस्ट मीन्स कॉम्पेटेबल, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी हो विद एंटीबॉडी ए बट कॉम्पेटेबल विद एंटीबॉडी बी, और अगर हमारा सिमिलरली एंटीजन बी जो है एंटीबॉडी बी के साथ इनकॉम्पेटेबल होता है बट कॉम्पेटेबल होता है बी, यानी कि अगर हमारा एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी साथ रह सकती है, अगर हमारा एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए रहेगा, अगर हम दोनों एंटीजन हैं तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, अगर इफ ए बी आर लैकिंग, और अगर दोनों एंटीबॉडीज हैं है तो कोई एंटीबॉडी इज एब्सेंट होगी। तो डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज इन द ब्लड इज क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स, whereas the 4th group was reported by लैंडस्टेनर ने 3 ग्रुप किए थे, लेकिन 4th ग्रुप जो है डी कैस्टेलो, ये डी कैस्टेलो स्टोटी ने 2 साल बाद ये वाला ग्रुप भी डिस्कवर किया था। तो इसको हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ एंटीजन द ब्लड इज डिवाइडेड इनटू ए बी, ए बी एंड ओ। सो इन ऑर्डर टू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंटीजेंस, donor should be compatible. Compatible means matching with the antibody of the recipient. Otherwise corpuscles of the blood donated becomes agglutinated, मतलब उसमें stick कर जाएंगे, block कर देंगे blood cells को, and that is very dangerous। Fatal means dangerous है। A person can receive or donate blood to the other group
जैसे अगर देखिए ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब इसमें एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा. इट कैन डोनेट ब्लड टू ए एंड ए बी बट कैन नॉट बट रिसीव फ्रॉम ए एंड. अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपकी बॉडी में एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगी, और यू कैन डोनेट टू बी है, बी एंड ए बी बोथ, बट यू कैन रिसीव ओनली फ्रॉम बी एंड. अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें एंटीजन्स दोनों प्रेजेंट होंगे, एंटीबॉडीज एब्सेंट होंगी, कोई नहीं होगी. यू कैन डोनेट टू ए एंड बी बट यू कैन रिसीव फ्रॉम ऑल, इसलिए ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं. ओ कोई एंटीजन नहीं होगा, दोनों एंटीबॉडी होने, क्योंकि कोई एंटीजन नहीं है तो ऑल यूनिवर्सल डोनर, ये सभी को दे सकता है, लेकिन ले सिर्फ ओ से ही सकता है. तो एबीओ सिस्टम है वही. Beside transmission of one day, ABO universal donor, universal recipient. O, it can give to A, it can give to AB, it can give to B, but it can receive is donor. And universal मतलब ये universal recipient है, ये universal donor है. अब इसके बाद एक another आता है RH factor. So blood of most of the people contains a substance called RH factor. First discovered in rhesus monkey, इसलिए इसको RH factor कहते हैं. 85% of the population या 90 and the other 93% of the Indian population blood जो है RH positive होता है. और इसमें RBCs contains specific antigen, और जो antigen present means RH positive, antigens absent means RH negative. If he has no RH antigen in the RBC, only the blood of the RH negative person does not carry any antibody and that can react with this antigen. अगर कोई एंटीबॉडी नहीं है तो उसके एंटीजन से वो रिएक्ट करते. इसीलिए सच एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इफ RH निगेटिव ब्लड कम्स अक्रॉस RH पॉजिटिव. अगर निगेटिव RH पॉजिटिव के कॉन्टेक्ट में होता है तो इन सच ट्रांसफ्यूज पॉजिटिव ब्लड कैन एक्ट एज ए फॉरेन बॉडी टू द RH negative. And here body proceeds to produce antibodies called anti-RH to destroy transfused RH positive. तो फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन इज नॉट सीरियस, लेकिन अगर दूसरी बार रिजल्ट आएगा तो अल्टीमेटली RH नेगेटिव पर्सन की डेथ. तो RH फैक्टर ये बेसिकली जैसे प्रेगनेंसी के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट होता है. RH factor is very important as it inheritable, क्योंकि RH negative woman marries to the RH positive man, conceive an RH positive fetus, but the first baby may be saved, but following RH positive fetuses will die in the womb or soon after birth. जिनका अगर हस्बैंड वाइफ का RH पॉजिटिव निगेटिव है तो एक बच्चा तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद दूसरे बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि फीटस जो है वो पहले ही वुम में ही जो है खत्म हो जाता है. Because the fact that RH positive fetus induces the formation of anti-RH bodies, RH negative blood of the mother, but during first pregnancy formation of anti-RH antibody is very slow, बहुत कम होता है, and does not affect RBCs of the fetus. But succeeding में जो होता है रिजल्ट डिजास्टर्स हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी प्रेजेंट इन मदर्स बॉडी दे आल्सो पास टू द फीटस प्लाज्मा. पहले में तो फीचर्स प्रेजेंट नहीं तो वो नहीं पास होते हैं, और बाद में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो उसके जब उसमें प्लाज्मा ये जो फीटर जो अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्म होती है उसके थ्रू उसमें पहले प्रेजेंट होते हैं, तो जब उसमें प्रेजेंट होते हैं तो वो फर्दर जो होते हैं वो लेड टू द डेथ. न्यूबॉर्न बेबी जो होती है वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस कहलाता है. I hope everything is clear. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. If you like this video, please subscribe to my channel. Again, we will meet in the next part of the circulatory system of the video. Thank you.